हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में मेनली दो फॉर्मेट हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड सेकंड वन इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। तो इस लेक्चर में, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके अंदर हम बैलेंस शीट के ओवरऑल फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, क्या हेडिंग, क्या सब हेडिंग्स, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से फिर आगे के हम उनकी डिटेलिंग्स और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का वो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज के इस चैप्टर के अंदर हमें 11th क्लास की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज के फॉर्मेट देखने हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ही कंपनी को अपने पूरे ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं कंपनी की बुक्स में, ये भी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बनते हैं और इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अंदर कोई भी आइटम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसा वो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे इस 12th क्लास के अंदर ये जो चैप्टर है, इसके अंदर हमें सिर्फ फॉर्मेट को मेमोराइज करना है और ये देखना है कि किस हेडिंग के अंदर एक्चुअली कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। फॉर्मेट को याद करना इसलिए जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आइटम को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होता है। तो हम हमारी मर्जी से कोई भी नई आइटम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते और कोई आइटम को हटा नहीं सकते या किसी भी आइटम को ऊपर नीचे एक्चुअली नहीं कर सकते। फाइन। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर में एक होता था इनकम स्टेटमेंट, यहां होते यही है, और दूसरी होती थी उसके अंदर बैलेंस शीट। और जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे तो वहां पर उसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट होता था और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था। हायर लेवल के ऊपर उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बन जाता है। अभी 12th क्लास के अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर भी आपने देखा कि भाई इनका पार्टनरशिप के अंदर भी हमारा एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है हमारी क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेकंड हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बनता है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्योंकि उसमें एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल और समटाइम्स वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट था सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का। बट कंपनीज के केस में अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 स्टेटमेंट्स एक्चुअली प्रिपेयर होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर होगा हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या बनेगी इसमें, हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। नंबर 1 बैलेंस शीट। नंबर 2 इज व्हाट, इनकम स्टेटमेंट। सेकंड क्या होगा, हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। थर्ड होगा हमारा कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट जो होते हैं ये इन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। मींस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अपने आप में समराइज स्टेटमेंट हैं और इनकी जो डिटेल्स होती हैं वो डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स, स्पेसिफिक नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन्ड होती हैं, ओके। उसके बाद फोर्थ होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका पार्ट बी का एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिफ्थ है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो हमारे कंपनी के केस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वी यूज टू प्रिपेयर 5 स्टेटमेंट्स। पहला कौन सा होगा, बैलेंस शीट। सेकंड होगा इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन्ड है। ये जो बैलेंस शीट है ये बनती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 और इनकम स्टेटमेंट बनता है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। अब सबसे पहले हम इसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता जाऊंगा और साथ में आपको उसके ओवरव्यू देते जाऊंगा और उसकी जो डिटेल्स होती हैं, उसके जो इंटरनल कंटेंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लास 11 के अंदर हमने जो सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट पढ़ी थी और इवन जो हमने क्लास 12 के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो वो बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट होता था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। अब जो कंपनीज के अंदर एक्चुअली बनता है प्रैक्टिकली, तो कंपनीज के अंदर बनते हैं दोनों वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है लेफ्ट साइड लायबिलिटी होती है, राइट साइड एसेट होती है। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होता है। फाइन।
वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर अप टू डाउन जाता है उसके अंदर, और ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज और नीचे एसेट्स होती हैं, या ऊपर जैसे अगर आप प्रैक्टिकली किसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखेंगे तो ऊपर एसेट होती है और नीचे लायबिलिटीज होती है। फाइन, तो हमारा यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट एक्चुअली होता है। पहले मैं उसके फॉर्मेट पर डिस्कशन करता हूं, फिर इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स बता दें, फिर हम इसके वन बाय वन आइटम्स यहां लिखते जाएंगे और फॉर्मेट पर डिस्कशन करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ऊपर जो कंपनी का नाम होता है इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी है वो डाल देंगे। उसके बाद एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, और यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। एन डॉट का मीनिंग होता है नोट नंबर। नोट नंबर अभी मैंने आपको बताया ना कि नोट नंबर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो नोट नंबर, फिर उसके बाद आ जाएगा करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर। अब जैसे आपका करंट ईयर है 21-22, तो यहां पर डेट आ जाएगी 31 मार्च 22 और यहां पर आ जाएगी 31 मार्च 21। कंपैरेबिलिटी के लिए ये 2 साल की इंफॉर्मेशन दी जाती है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी कंपनी का ओनर होता है वो कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड और डेली बेसिस के ऊपर कनेक्टेड नहीं होता, वो साल में एक बार कनेक्ट होता है थ्रू एनुअल रिपोर्ट। तो उसको प्रीवियस ईयर का भी डेटा दिया जाता है और इस ईयर का भी डेटा दिया जाता है ताकि कंपैरेबिलिटी एक्चुअली पूरी हो सके उसके अंदर, और बंदा डेटा को कंपेयर वहां से वो कर सके और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो वहां से उठा सके। ठीक है, फाइन। तो हमारी एक करंट ईयर की बनेगी और एक प्रीवियस ईयर की बनेगी। फाइन। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में कुछ एलिमेंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला एलिमेंट होता है इसमें साइड्स। ठीक है, साइड्स होती हैं, साइड्स बोलेंगे इसके अंदर। साइड्स तो हमें पता है कि बैलेंस शीट के अंदर एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पूरी अकाउंटेंसी में 2 ही साइड होंगी। ठीक है, इसकी साइड एक चलेगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक साइड होगी हमारी एसेट। अभी हम इसको और आगे डिस्कशन करेंगे। फाइन, तो फर्स्ट इज अवर इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड इज अवर एसेट। ठीक, अब साइड्स के बाद सबसे पहले तो साइड होंगी, फिर इस साइड के अंदर होती हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स बोलते हैं या कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, मेन हेडिंग्स। ठीक है, तो पहले साइड्स होंगी फिर उसके अंदर हेडिंग्स होंगी। मैं वन बाय वन अभी आपको हेडिंग बताता जाऊंगा और हेडिंग और साइड्स को अलग अलग क्लासिफाई भी करते जाऊंगा, बता भी दूंगा कि कहां पर क्या हेडिंग है और क्या सब हेडिंग है, क्या सब हेडिंग है। फाइन, तो सबसे पहले साइड्स होंगी। साइड्स 2 ही होंगी, फर्स्ट लायबिलिटीज, जिसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं, और एक एसेट। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले होगी हेडिंग्स या मेन हेडिंग्स बोलते हैं। इस हेडिंग के अंडर में होती है सब हेडिंग्स। ठीक है, इसके हर एक हेडिंग के अंडर में डिफरेंट सब हेडिंग्स मिलती हैं, किसी में 3 सब हेडिंग्स, किसी में 4 सब हेडिंग्स, डिफरेंट सब हेडिंग्स मिलेंगे। और फिर इस सब हेडिंग्स के अंडर में किसी केसेस में सब हेडिंग्स मिलेंगे, लेकिन सब में नहीं मिलती, सिर्फ कुछ ही सब हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस कैसे चलेगी, सबसे पहले तो साइड्स देखेंगे, हेडिंग्स देखेंगे और मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं, एक्चुअली होता क्या है, क्लास 12 के अंदर पार्ट बी वाला पार्ट जो आपको फाइनल एग्जाम्स होंगे उसके पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कुछ आइटम्स आपको दे दी जाती हैं और उस आइटम्स की आपको हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग्स बतानी पड़ती हैं। जस्ट लाइक गुडविल, जैसे अगर मैं कहूं गुडविल, तो अगर उसने कहा है कि भाई गुडविल, तो वो आपसे बोलेगा कि गुडविल की मेन हेडिंग, सब हेडिंग, और अगर सब हेडिंग अवेलेबल है तो सब हेडिंग्स बताइए। तो गुडविल की मेन हेडिंग हो जाएगी हमारी नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और सब हेडिंग हो जाएगी इसके अंडर में इंटेंजिबल एसेट। और अगर साइड पूछा तो साइड क्या हो जाएगी हमारी एसेट। तो यहां पर सीक्वेंस ऐसा चलता है, सबसे पहले होगी साइड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स, उसके अंदर होंगी मेन हेडिंग्स या हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स एंड देन व्हाट, सब हेडिंग्स। इस सीक्वेंस के अंदर बेसिकली चलेगा। ठीक है, तो अब मैं बैलेंस शीट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारी साइड होगी कौन सी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोला, इसको सिर्फ लायबिलिटी भी बोल सकते थे जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि इक्विटी इज द इंटरनल लायबिलिटी व्हिच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड लायबिलिटी बिलोंग्स टू द एक्सटर्नल पार्टीज, जिसको हम बोलते हैं बाहर वालों को, थर्ड पार्टी को जो दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लायबिलिटीज। तो हमारी साइड हो गई कौन सी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये तो लॉजी साइड हो गई। अब इस साइड के अंदर हमारी 4 हेडिंग्स होती हैं, 4 मेन हेडिंग्स होती हैं। तो 4 मेन हेडिंग्स के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे फर्स्ट इसको मैं ए से कोड करता हूं, दैट इज अवर व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड। इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। ये हमारी मेन हेडिंग है या हेडिंग है, लायबिलिटी साइड की फर्स्ट मेन हेडिंग, और हेडिंग इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड। ये
इक्विटी की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी। इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक ऐसा फंड है जिसके ऊपर किसका राइट होता है, शेयर होल्डर्स का राइट होता है। मैं इसकी डिटेलिंग वन बाय वन आपको बाद में बताता जाऊंगा। राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फॉर्मेट। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट और एक ओवरव्यू उसका देता जा रहा हूं, ठीक है। तो हमारी मेन हेडिंग हो गई। मैं मेन हेडिंग सारी किससे लिखूंगा, ग्रीन कलर से। सब हेडिंग लिखूंगा मैं रेड कलर से, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर 1 आ जाएगा हमारा फर्स्ट शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल होता है जिसका एक स्पेसिफिक नोट बनता है और वो नोट के अंदर ही पूरी शेयर कैपिटल को मेंशन किया जाता है। तो फर्स्ट इज व्हाट, शेयर कैपिटल। नंबर 2 इज व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड हमारा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो नोट नंबर 2 में चला जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस सारे वो रिजर्व्स जिसके ऊपर अल्टीमेट राइट कंपनी के ओनर का, मींस कंपनी के शेयर होल्डर्स का होगा। जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड व्हाट स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो सेकंड हमारा होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। वैसे मैं इसकी डिटेल्स आपको आगे के लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए, नंबर 3 होता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट, शेयर वारंट्स। देखिए, कंपनी जिन शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट नहीं कर पाती उनको वारंट इशू कर देती है। वारंट इशू कर देती है मींस जैसे आपने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर पढ़ रखा है कि कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए और 12,000 की एप्लीकेशंस आ गई। अब 2,000 का पैसा अगर हम शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे तो उनका सेंटीमेंट कंपनी के लिए नेगेटिव बनता है कि भाई कंपनी हमें शेयर अलॉट नहीं करती। तो कंपनी क्या करती है, फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के पहले से ही इनका पैसा रख के और उनको एक शेयर वारंट इशू कर देती है कि नेक्स्ट टाइम जब आईपीओ आएगा तो आपको श्योरली पहले हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज शेयर वारंट। डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, फाइन। तो ये जो 3 है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और इन तीनों का टोटल क्या बन जाएगा हमारा ए पॉइंट क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। टोटल शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज व्हाट, ब्रैकेट में किससे मेंशन करेंगे हम, ए से मेंशन कर देंगे, फाइन। तो हमारी फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड की फर्स्ट मेन हेडिंग हो गई कौन सी, हमारी शेयर होल्डर्स फंड। 3 मेन हेडिंग इज शेयर होल्डर्स फंड, 3 सब हेडिंग्स आर देयर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है, फाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम टू द सेकंड मेन हेडिंग represented by B, that is what, share application money pending allotment, share application money पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो होता है इसको हम बी बोलते हैं और यहीं पर लिखकर हम इसको डबल लाइन देकर के क्लोज कर देंगे क्योंकि इसकी कोई सब हेडिंग नहीं होती, एक ही होता है। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को अभी मैं सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 आगे के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मीन शेयर होल्डर ने आपको एप्लीकेशन का मनी दे दिया लेकिन अभी तक आपने शेयर्स उनको अलॉट नहीं किए और हमारा ईयर एंड हो गया, बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई, तो अभी तक ना तो वो हमारे शेयर होल्डर्स बने हैं और उनका पैसा भी हमारे पास पड़ा है, तो उस मनी को हम एक स्पेसिफिक एक स्पेशल हेडिंग के अंदर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, फाइन। तो लो जी, ये हमारा सेकंड मेन हेडिंग हो गई। सी, अब आए हम सी के ऊपर, एंड सी मेन हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटीज। हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी इज द मेन हेडिंग, थर्ड मेन हेडिंग, ठीक है। फर्स्ट मेन हेडिंग इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड मेन हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड मेन हेडिंग इज व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, चलिए अब इस सी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर नंबर 1 इज व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नंबर 1 क्या होता है इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देखिए, ये जो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का कंसेप्ट है, ये नॉन करंट और एसेट और करंट एसेट का कंसेप्ट भी मैं आपको आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बट इसके अंदर पहला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसी बोरोइंग्स जिनका पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है या एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो हमारे जैसे इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोड फ्रॉम द बैंक या डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशूड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, जिनके रिडम्पशन के अंदर 1 साल से ज्यादा का पीरियड रह गया हो, वो सारे के सारे हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाएंगे, डिबेंचर्स इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी,
ठीक है। सेकंड क्या होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और इसको हम लिखते हैं नेट। नेट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी होती है जो नॉन करंट एसेट में आगे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इज व्हाट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या है इसकी भी डिटेलिंग मैं आपको दे दूंगा। नंबर 3 होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर वो सारी लाइबिलिटीज जो किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर नहीं आती और जिसकी कोई खास हेडिंग नहीं बनी है, जैसे इसकी बनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की, या इस तरह की कोई मेन हेडिंग नहीं है, तो उसको हम कहां डाल देते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके फाइन। एंड नंबर 4 इज व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो जाएंगे। आपने प्रोविजंस वाला कंसेप्ट पढ़ा है। प्रोविजंस का मीनिंग होगा जस्ट लाइक व्हाट, एक साल से ज्यादा पीरियड के जो प्रोविजंस होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे। ये टोटल हमारा चारों का क्या कहलाएगा, हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, एक साल, और इसको हम बोलेंगे सी, एक साल से ज्यादा के प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स हुआ या रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुआ, इस टाइप के अगर कोई प्रोविजंस बना रखे तो ऑल दोस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फाइन। तो हमारे पास अभी तक टोटल 3 मेन हेडिंग्स हो गए और उसकी सब हेडिंग्स। साइड कौन सी, इक्विटी एंड लायबिलिटी चल रही है। फर्स्ट मेन हेडिंग इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड। इसकी 3 सब हेडिंग्स होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन कम्स सेकंड सब मेन हेडिंग, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दैट इज बी। थर्ड सब हेडिंग इज व्हाट, सी, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी 4 सब हेडिंग्स, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकंड इज व्हाट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। थर्ड इज व्हाट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फाइन। अभी हमारी फोर्थ मेन हेडिंग आएगी, इसकी फोर्थ मेन हेडिंग लायबिलिटी साइड की। देखिए फोर्थ मेन हेडिंग में ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, और दिस इज अवर नोट नंबर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये तो वही रहेगा, नोट नंबर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो जी, अब हमारे फोर्थ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय डी, दैट इज व्हाट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिसका पीरियड 1 ईयर से कम या एक ऑपरेटिंग साइकिल से कम होता है। वो मैं आपको आगे डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब ये करंट लायबिलिटीज की मेन हेडिंग में भी 4 सब हेडिंग्स होती हैं। देख, दैट इज नंबर 1 क्या हो गया, इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था तो इधर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एसी बोरिंग्स जिनका पीरियड 1 ईयर से कम या 1 ऑपरेटिंग साइकिल से कम होगा, दोज लायबिलिटीज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद सेकंड इज व्हाट, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है। ट्रेड पेबल्स में सिर्फ 2 ही लायबिलिटीज इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट वन इज द क्रेडिटर्स एंड सेकंड वन इज द बिल्स पेएबल, ठीक है। नंबर 3 अदर शॉर्ट टर्म या अदर करंट लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज हम इसको लिखते हैं। एंड नंबर 4 इज व्हाट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा नंबर 4 होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या आते हैं, जस्ट लाइक अवर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पहले प्रपोज डिविडेंड आता था, अब प्रपोज डिविडेंड बाहर हो जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इस तरह की सारी चीजें किसमें आती है, हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। इन चारों का टोटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल करंट लायबिलिटीज, दैट इज व्हाट, डी, ठीक है। तो हमारे पास 4 मेन हेडिंग्स हो गई। कौन सी, फर्स्ट मेन हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, उसके 3 सब हेडिंग्स थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन मेन हेडिंग नंबर बी, मेन हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। सी मेन हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटीज, फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरिंग, सेकंड वन इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड नंबर 4 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ मेन हेडिंग इज व्हाट, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इसके अंदर आता है, ट्रेड पेबल्स, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और उसके बाद फिर हम इन चारों का टोटल लगा देंगे, ये बन जाएगी हमारी व्हाट, टोटल लायबिलिटीज ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C प्लस D, और इसका टोटल लगाकर हम लिख देंगे दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C एंड दिस वन विल बी D। इन चारों को ऐड कर देंगे, फाइन। अब उसके बाद अगर हम आए देख साइड पे, कौन सी हमारी एसेट, सेकंड साइड है हमारी कौन सी, एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर भी मेन हेडिंग होती है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही मेन हेडिंग हो। मेन हेडिंग ए होती है इसमें नॉन करंट एसेट,
सबसे पहले इसमें क्या होगी हमारी नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, ये मेन हेडिंग है, याद रखिएगा। ओके, अब इस मेन हेडिंग के अंदर नॉन करंट एसेट का मीनिंग होगा ऐसी एसेट जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर है या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल है, दोज आर कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल में आगे के लेक्चर में आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये लेक्चर अपने आप में बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक, फाइन। तो देखिए नॉन करंट एसेट के अंदर फर्स्ट मेन हेडिंग होती है, फर्स्ट सब हेडिंग सॉरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है जी। देखिए ये प्रीवियस ईयर तक, लास्ट ईयर तक इसको हम फिक्स्ड एसेट की हेडिंग लिखते थे, बट इस साल से इसका नाम चेंज कर दिया गया और ये आ गया हमारा, पूरी हेडिंग बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब ये हो गई हमारी साइड, ये हो गई हमारी मेन हेडिंग, ये इसकी नॉन करंट एसेट की फर्स्ट मेन हेडिंग होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और अब इसके अंदर इसकी सब हेडिंग्स आती हैं, तो उसकी सब हेडिंग्स को आप चाहे तो स्मॉल a b c d से कर लें या रोमन 1 2 3 से कर लें। इसमें सबसे पहली आती है सब हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सारी हमारी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लाइव स्टॉक, ऑल दीज आइटम्स कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं, कुछ एक डेप्रिशिएबल नहीं भी होती हैं, ठीक है, फाइन। बी इज व्हाट इंटेंजिबल एसेट, जैसे मैंने अभी आपको गुडविल का एग्जांपल दिया था, तो गुडविल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। सी होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग होता है वो फिक्स्ड एसेट, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिनका कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इन डिटेल आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ होता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चार इसकी सब हेडिंग्स हो गई, ठीक है। देखिए इसकी मेन हेडिंग क्या थी, हमारी मेन हेडिंग थी नॉन करंट एसेट, उसकी सब हेडिंग थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और उसकी सब हेडिंग्स थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ए, इंटेंजिबल एसेट बी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सी एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट व्हाट डी। ये चार हमारी हो गई, ओके फाइन। अभी हमारी सब हेडिंग बची है इसकी, हाँ, सब हेडिंग नंबर 2 इज व्हाट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। हमारी सब हेडिंग नंबर 2 क्या हो जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनका पीरियड मोर देन 1 ईयर या जिनका पीरियड मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। नंबर 3 इज व्हाट डेफर्ड टैक्स एसेट, दैट इज वॉट नेट, हम इसको नेट लिखते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट कहाँ थी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये रही, देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इधर थी, तो इधर आ जाएगी हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट। चलो जी फाइन। नंबर 4 हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो लोन्स एंड एडवांसेस है जो हमने किसी को दिए, हमने दिए तभी तो एसेट बने ना, अदरवाइज हमने लिए होते तो वो क्या बन जाती है, अल्टीमेटली लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उसके बाद 5th होता है अदर नॉन करंट एसेट्स, और उसके बाद 5th क्या हो जाएगा हमारा, अदर नॉन करंट एसेट। इन सब की टोटल हमारी हो जाएगी व्हाट, नॉन करंट एसेट ब्रैकेट में ए, हम इसको ए बोल देंगे। हमारी फर्स्ट मेन हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक, फाइन। तो हमारी फर्स्ट मेन हेडिंग क्या थी, एसेट्स, एसेट में सॉरी हमारी साइड कौन सी थी, एसेट, साइड एसेट के अंदर मेन हेडिंग इज नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसमें सब हेडिंग्स थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बी इंटेंजिबल एसेट, सी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, 4th इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नंबर 2 सब हेडिंग थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 वाज डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, नंबर 4 इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए किसी को, एंड नंबर 5 इज अदर नॉन करंट एसेट। नाउ कम टू द सेकंड मेन हेडिंग दैट इज बी व्हाट, जब इधर नॉन करंट एसेट तो अंडरस्टूड है सेकंड क्या बनेगी हमारी, करंट एसेट्स, ठीक है। ये करंट एसेट दैट इज व्हाट बी। अब इस करंट एसेट के अंदर फर्स्ट सब हेडिंग इज व्हाट, या इसको तो हटा दें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जगह अब आ जाएगा इसमें हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम ही आइटम्स आती हैं, सिर्फ उसके ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है। मोर देन 1 ईयर और मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे तो नॉन करंट एसेट, लेस देन 1 ईयर और लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट। नंबर 2 इज व्हाट, इन्वेंट्रीज। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्रीज, ठीक है। और उसके बाद नंबर, इन्वेंट्री मींस स्टॉक, जो स्टॉक में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स, ये सारी चीजें इन्वेंट्रीज के अंदर आती हैं।
नंबर 3 इज व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो ही आइटम आएंगी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। नंबर 4 इज व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश और कैश के जैसे क्या आते हैं इसके अंदर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 के अंदर आएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए लेकिन जिनका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर से कम पीरियड का है, तो दोस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड 6th इज व्हाट? अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट हमारी क्या हो जाएगी? 6th हो जाएगी, फाइन। उसके बाद इसकी टोटल लग जाएगी, टोटल विल बी करंट एसेट दैट इज बी। और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, इधर टोटल एसेट, शायद बोर्ड के बाहर हो रहा होगा बट बता दूं, टोटल एसेट ब्रैकेट में ए प्लस बी, जैसे हमने यहां टोटल लायबिलिटीज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की थी, ओके फाइन। तो ये हमारा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैंने इसके अंदर क्या क्या मेन एलिमेंट, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको इतने एलिमेंट्स याद रखने हैं, इसके फॉर्मेट को रटना है कि आपको क्या क्या याद रखना है कि इसमें 2 साइड्स होंगी और उसमें मेन हेडिंग्स होंगी, मेन हेडिंग्स में सब हेडिंग्स होंगी और किसी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होंगी। इसके अंदर लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड 4th वन इज व्हाट? करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेडिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फाइन। फिर सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा। एसेट हमारी साइड है, इसकी 2 मेन हेडिंग है, ग्रीन से लिखी हुई है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट सब हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसकी 4 सब हेडिंग से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। और करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था ओवरऑल एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम इनकी डिटेल्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, किसके अंदर कौन सी आइटम आती है, ताकि आपको मालूम होना चाहिए जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको आइटम दे दी जाएगी और उसकी हेडिंग सब हेडिंग्स आपको बताना पड़ेंगी। तो आपको एक एक आइटम के अंदर क्या क्या कंटेंट्स बेसिकली आते हैं वो आपको याद होना चाहिए, और फिर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का डिफरेंस भी आगे के लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। आई होप इसलिए इस फॉर्मेट के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।